हो गया, चलिए तैयार है। हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुकुल ऑफिशियल में। तो चलिए, जहाँ तक हमने कल जो सवाल पढ़े थे, कल चैप्टर 3 ही चल रहा था, 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर में आपका क्या है, मैट्रिक्स का हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी में कल हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए थे और उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने कॉपी में नोट्स भी कर लिए होंगे। तो आज हम चैप्टर 3 पार्ट 2 लेकर के आए हैं। थ्योरी है चैप्टर 3 का, यानी मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। कल पार्ट 1 का थ्योरी हम खत्म कर दिए थे, आज पार्ट 2। तो चलिए जरा ध्यान दें। तो ये नोट को पहले समझिएगा। कल हमने मैट्रिक्स पढ़ाया था, मैट्रिक्स में क्या सब बता दिए थे। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पड़ी हुई रेखा क्या कहलाता है, तो रो कहलाता है, खड़ी रेखा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, यही ना। और मतलब पंक्ति और स्तंभ कहलाता है। समझ याद रखिएगा, पंक्ति और स्तंभ मैट्रिक्स की यानी आव्यूह की जान होती है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गया था। तो हमने कुछ नोट्स लिखे हैं कि पहले पंक्ति को हम एम से डिनोट किए थे। पहले पंक्ति बाद में स्तंभ लिखना है, यानी एम क्रॉस एन लिखना है। और ये एम क्रॉस एन का कैसे कैसे यूज होता है, मैं आगे के क्लास में हम लोग देख रहे हैं। तो जहाँ ये एम और एन क्या है, तो जहाँ एम जो होता है वो पंक्ति अर्थात रो कहलाता है। एम को कौन चीज से डिनोट करते हैं, एम को पंक्ति यानी रो से डिनोट करते हैं, और एन को स्तंभ यानी कॉलम से। तो मैं इसी पर कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे करके समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज हम ये भी बताए थे कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो हमने ये ए बराबर लिखा है बड़ी कोष्ठ में -2 5 0 √5 3 और 6। तो जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, बताइएगा कि इसमें कितना रो कितना कॉलम है। तो जरा देखिए, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो है आपका 2 और 5 ये हो गया पहला रो, 0 और √5 ये हो गया आपका दूसरा रो, 3 और 6 ये हो गया आपका तीसरा रो। तो इसमें कितने रो हैं, कितने पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहले किसको लिखना है, यहाँ पर लिखा है कि पहले किसको लिखना है, पंक्ति को लिखना है। बाद में किसको लिखना है, तो बाद में स्तंभ को लिखना है। बाद में किसको लिखना है, स्तंभ को। तो पहले पंक्ति रो, तो रो कितना रो है, 1 2 3, तो 3 रो, तो पहले रो को लिख दिए। उसके बाद कॉलम को देखते हैं यानी स्तंभ को देखते हैं। तो स्तंभ यानी इधर से 1 इधर से 2, तो 2 को लिख दिए यहाँ पर। ये हो गया आपका पंक्ति, ये हो गया आपका रो। क्लियर हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। 2 + i b बराबर है 2 + i 3 -3/4 3 - 5 -4 2 √3 5 और 5/2। अब जरा यहाँ पर कंसेप्ट लीजिए कि यहाँ पर कितना रो कितना कॉलम है। तो हम बताएं कि ऐसे जो है, ऐसे ये पड़ी लाइन हो गया, पड़ी लाइन रो कहलाता है, और खड़ी लाइन हमेशा स्तंभ कहलाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका हो गया पहला रो, ये हो गया आपका दूसरा रो, ये हो गया आपका तीसरा रो। तो टोटल मिलाकर के रो की संख्या कितना, तो 3। तो पहले रो लिखना है यानी पंक्ति लिखना है। अब स्तंभ देखिए, ये हो गया पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरा स्तंभ, ये हो गया तीसरा स्तंभ। तो ये हो गया आपका तीसरा। तो इसमें ये बी में कितना है, तो 3 × 3 का अवयव है। ठीक है। सी को देखते हैं, 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 और 10x। अब इसमें आप लोग बताएंगे कितना रो कितना कॉलम। याद रखिएगा, पहले हमेशा रो लिखा जाएगा, बाद में कॉलम लिखा जाएगा। तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो। ठीक है, पहला रो और दूसरा रो। कॉलम की बात करते हैं तो ये हो गया पहला कॉलम, यहाँ से ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। तो रो की संख्या 2 है तो पहले लिखे 2, कॉलम की संख्या 3 है, पहला दूसरा तीसरा, तो कॉलम की संख्या लिखे 3। क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब जरा ध्यान दें, हम पूछेंगे कि पहला जो आपका दिया गया है ए में कुल अवयवों की संख्या तो m क्रॉस n होता है। तो m क्रॉस n मतलब 3 × 2, ये 3m हो गया और 2n हो गया, यानी ये हो गया पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। तो 3 × 2 यानी 3 दूना 6। तो a में कुल अवयवों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। b में कुल अवयवों की संख्या, b को देखते हैं तो m क्रॉस n यानी 3 × 3 3 3 जा 9, तो इसमें टोटल 9 अवयव हो गया। सी में देखते हैं कितना रो है, तो 2 1 और 2 यानी 2 रो है, 3 कॉलम है, तो 2 × 3 बराबर 6 अवयव हो गया। क्लियर हो। तो हम यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आपको समय देते हैं, पहले इसको 2 मिनट में फटाक से उतार लें। हो गया, उतार दिए।
समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा क्लियर हो गया। एम क्रॉस एन क्या है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अब इसको हम आगे, इसका आगे प्रोसेस देखते हैं आगे, फिर ये क्या कहलाता है। मैट्रिक्स में बहुत बहुत चीज सब है, बहुत जान सब छुपा हुआ है, इस चीज को देखिए। देखो बबुआ, एक बात मैं हमेशा आपको कहना चाहता हूँ कि श्रृंगार जो होता है ना, श्रृंगार, श्रृंगार एक आपका सरकारी नौकरी का जो श्रृंगार होता है ना, देखो श्रृंगार दो प्रकार का होता है। एक होता है फेयर लवली वाला श्रृंगार, ना जाने कौन कौन से श्रृंगार होता है। तो फेयर लवली वाला श्रृंगार जो होता है ना, वो आपके कुछ दिनों का होता है, कुछ दिन मत बोलो, कुछ घंटों का होता है। लेकिन आपके जो सरकारी नौकरी का श्रृंगार है, आपका जो रिजल्ट का श्रृंगार है, वो आपके पूरे जीवन तक का श्रृंगार है, वो आपके पूरे लाइफ तक चलने वाला श्रृंगार है। इसीलिए हमेशा अपना फेयर लवली वाली श्रृंगार पर मत चलो, हमेशा अपने लाइफ के श्रृंगार पे चलो, कि वो आपका जब लाइफ बन जाएगा ना, तो दुनिया आपका बोलबाला, दुनिया में आपका बोलबाला बनेगा। तो इसीलिए हमेशा वो फेयर लवली के श्रृंगार पे मत जाना, अपने रिजल्ट के श्रृंगार पे जाना, अपना कैरियर बनाने के श्रृंगार पे जाना, ताकि कहीं भी रहो तो आप अंधेरे में भी एक दीपक की तरह चमकेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना श्रृंगार हमेशा अपने कैरियर के बारे में सोचो, वो कैरियर वाला श्रृंगार बनाओ। ठीक है, तो ये उतार लिया है, हमें उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप किस श्रृंगार की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए पहले वाला चीज को हमने इरेज कर दिया, मिटा दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे फिर क्या है, आगे मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसको लिखना प्रारंभ कीजिएगा, लिखिएगा। एम क्रॉस एन आव्यूह को बताता है। चलिए एक बार समझ लीजिए, फिर आप पहले समझा देते हैं तब उतार लीजिएगा। देखिएगा, किसी एम क्रॉस एन आव्यूह में, ध्यान से समझिएगा, किसी एम क्रॉस एन आव्यूह में अवयवों की संख्या m इंटू एन होती है। इसका मतलब ये दोनों आपस में m और n, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ का दोनों का आपस में क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ को गुना करने पर कुल अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि इससे पहले जो हम पढ़ाएं बताएं, उसमें आप लोग को बता दिए थे कि मान के चलिए कोई हम अवयव मैट्रिक्स ले लिए, A बराबर ले लिए, कुछ अवयव दे दिए, यानी 3x2 का अवयव यदि बन रहा है, तो 3x2 का अवयव यदि बनेगा तो उसका मतलब हो गया कि 3 रो बनेगा, 2 कॉलम बनेगा। 3x3 बनेगा तो इसका मतलब हो गया कि 3 रो और 3 कॉलम बनेगा। 2x3 बनेगा तो इसका मतलब हो गया कि 2 रो और 3 कॉलम बनेगा। हमेशा पहले पंक्ति तब स्तंभ होता है। तो यानी यदि 3x3 का कोई अवयव है तो इसका मतलब है कि उसमें कुल अवयवों की संख्या कितना है, 9 है। यदि कोई 2x3 का अवयव है तो उसमें कुल अवयवों की संख्या 2 3 जा 6 है। यदि कोई 1x3 का अवयव है तो कुल मिलाकर के 3 अवयव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद आगे हम लिखे हैं कि किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव को A बराबर aij और m क्रॉस n से प्रदर्शित करते हैं, जहां aij जो है वह किसको बताता है, अवयव को बताता है कि यानी इसके अंदर में आपका कितना अवयव है। यानी कोई 2x3 है तो 3 2 जा 6 अवयव है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में टोटल आने वाला सवाल सब, इसीलिए इसको ख्याल रखिएगा। और m क्रॉस n किसको बताता है, तो m क्रॉस n अवयव को बताता है। किसको बताता है, अवयव को बताता है। समझ में आ गया। अब चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी पे आराम से लिखिए इसको, जल्दी में, जल्दी जल्दी लिखेंगे, है ना। क्या खड़ा रहिए, हो गया। चलिए अब इसको आप हम मिटा रहे हैं, आगे फिर लिखते हैं। तो आप लोग ध्यान से उतार दिए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार हो गया। चलिए तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अवयव के प्रकार। ये बबुआ जरा ध्यान से समझना,
अब जो ये चीज हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले तो इम्पोर्टेंट पढ़िए किए, ये जो पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि आव्यूह के प्रकार क्या होता है, कौन आव्यूह किस एंगल से होता है। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल 100% सवाल इससे बनेगा, ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ध्यान दें, पहला आव्यूह होता है, पहला जो होता है वो होता है स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा होता है विकर्ण आव्यूह मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा होता है अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। और छठा होता है तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा, मैट्रिक्स कितने प्रकार के, आव्यूह कितने प्रकार के, तो आव्यूह हमेशा आव्यूह 6 प्रकार के होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को स्तंभ आव्यूह कहते हैं, रो मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्ग आव्यूह कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को विकर्ण आव्यूह कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को अदिश आव्यूह कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तत्समक आव्यूह कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे कर करके आराम से समझ करके कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये चीज यदि आपके दिमाग में नहीं घुसा तो एक भी सवाल आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ये कान खोल के बबुआ सुन लो, समझ गए ना। इसीलिए इसको आराम से उतारिए, उतार करके अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। पहले हम समय दे रहे हैं, इसको उतार लिया जाए तुरंत। हो गया। आव्यूह कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होता है, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी जान है, ये आपकी LIC है भाई। इस चीज को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं पढ़िएगा शॉर्टकट की दुनिया में। याद रखिएगा, जिंदगी में सफलता शॉर्टकट से नहीं मिला है, आज तक शॉर्टकट से नहीं मिला है। इसीलिए अपने लाइफ पर गोल पे फोकस कीजिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, तो हम और आप किस डिब्बे के मसाला हैं भाई, समझ गए ना। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं किस ओर आपको संकेत कर रहा हूँ। हमेशा अपने गोल पे फोकस रखिए, आपका गोल ही आपका लाइफ है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये सवाल जो हमने पढ़ा दिया है, आज हम इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 में आपका मैट्रिक्स का पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जब ये आप 3.1 एक्सरसाइज के सवाल को निकालिएगा तो आप हमें बनाने नहीं दीजिएगा, बल्कि आप खुद से बनाना शुरू कर दीजिए। इसीलिए घर पे बैठ करके अपने अध्ययन, अपना जो हम मटेरियल दिए हैं, इसको आराम से कॉपी में उतार करके याद कीजिए, बनाइए। और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।